मेरा नाम रूपा है। हम दो ही बहनें थीं और मेरी बड़ी बहन पारू की शादी के वक्त मैं सिर्फ 15 साल की थी। हम दोनों बहनों की उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क था, लेकिन दीदी मेरी इकलौती बहन थी, इसलिए उसकी शादी के वक्त मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरे जीजाजी कैलाश ने मुझसे रुखसती के बाद प्यार से अपने पास बैठाया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, रूपा, रोने की क्या बात है? साली तो आधी घरवाली होती है, तो तुम्हारा जब दिल चाहे हमारे घर चली आना। उनकी यह बात सुनकर मैं खुश हो गई। दीदी शादी करके दूसरे शहर गई थी। कैलाश जी कहने लगे, जब भी अपनी तुम बहन के पास आओगी मैं खुद तुम्हें अपना शहर घुमाऊंगा। दीदी तो विदा होकर चली गई, लेकिन मेरे दिल में ये अरमान जाग उठा था कि मैं कब अपनी बहन के घर जाऊंगी और खूब मजे करूंगी। दीदी की शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन मैं उनके शहर नहीं जा सकी। पूरे 1 साल बाद दीदी ने हमारे घर का चक्कर लगाया था और कैलाश जीजा जी भी उनके साथ ही आए थे। वे बहुत ही अच्छे और मोहब्बत करने वाले थे। जितना दिन वो हमारे घर रहे, हर वक्त मेरे आगे पीछे रहते और मेरा बहुत ख्याल रखते। वह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए थे। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनसे लगाव हो गया था। एक हफ्ता हमारे साथ गुजार कर दीदी वापस अपने ससुराल लौट गई। 1 महीने बाद फिर दीदी का फोन आया। उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं और ये खबर सुनकर मैं और मम्मी पापा बहुत खुश हुए। बहुत दिन के बाद हमारे घर ऐसी कोई खुशी की खबर आई थी, लेकिन दीदी बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो मम्मी से कह रही थी कि वो अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है और डॉक्टर ने उन्हें आराम को कहा है। यह सुनकर मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मेरी बड़ी बहन तो मम्मी की जान में बसती थी। मम्मी ने उसे हमारे घर आकर रहने को कहा तो वह कहने लगी, कैलाश उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। अगर दीदी यहाँ आ जाती हैं तो कैलाश जीजा और उनके पापा की बहुत परेशानी होती है। वैसे भी 1-2 महीने की बात नहीं थी, अभी तो पूरे 9 महीने बाकी थे। दीदी की बात सुनकर मम्मी ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं रूपा को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। बहन के आने से तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और ये तुम्हारे घर के कामकाज भी कर दिया करेगी। मम्मी की बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और कहने लगी, रूपा को अकेले ना भेजना। कैलाश को मैंने कहा है, वो लेने के लिए आ जाएंगे। मैं तो कब से इस मौके की तलाश में थी और ना जाने कितनी बार दुआ मांग चुकी थी, इसलिए फौरन ही खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। मौसी बनने की खुशी तो अलग ही होती है। 2 दिन बाद ही जीजा मुझे लेने के लिए आए और मैं उनके साथ अपनी बहन के पास दूसरे शहर आ गई। दीदी के ससुराल में सिर्फ एक ससुर और कैलाश भाई ही थे, इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। दीदी के ससुराल में सास नंद की कोई झंझट नहीं थी। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसने पहले से ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था। मुझे रहने के लिए अपने सामने वाला कमरा भी दे दिया था। दीदी के ससुर को नमस्ते करने के लिए मैं उनके कमरे में गई तो उनका रवैया कुछ अजीब ही था। वो बिस्तर पर पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर अजीब अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थीं। दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी कि उनके ससुर बहुत सालों से बीमार हैं, इसलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते हैं। आगे उनके कमरे में जाने की जरूरत नहीं है। दीदी के ससुर उनकी शादी में भी नहीं आए हुए थे। कैलाश का रिश्ता पापा के किसी दोस्त ने दीदी से करवाया था। मेरी उनके ससुर से पहली मुलाकात थी और सच तो यह था कि मैं उनके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे दीदी के घर आए 2 दिन हो गए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई थी। कैलाश भाई मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और दीदी की तबीयत ठीक न होने की वजह से वो ज़्यादातर बिस्तर पर लेटी रहती थी। सारा घर मैंने संभाल लिया था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर सोती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं पसीना पसीना हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। शुरू शुरू में मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ कोई साया सा मुझे नजर आया था और मुझे यकीन हो गया था कि कोई छुप छुप कर मुझे देख रहा था।
यह बात मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थी। मैंने जल्दी से अपना कपड़ा पहना और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। दीदी के कमरे में पहुंची तो वहां दीदी और जीजा आराम से एक साथ बिस्तर पर लेटे थे। मैं अपनी जल्दबाजी में कमरे का दरवाजा लगाना भी भूल गई थी और अब उन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। जीजा उठकर बैठ गए, कहने लगे, अंदर आ जाओ। रूपा, दरवाजे पे क्यों रुक गई हो? मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन्हें कैसे बताती कि रोशनदान पर मुझे किसी का साया महसूस हुआ है। मैंने यूं ही बात बना दी कि मैं दीदी से दूध का पूछने के लिए आई थी। दीदी कहने लगी, तुम जाकर आराम करो, अब बाकी का जो भी काम होंगे मैं कैलाश से कह दूंगी। मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नज़र दीदी के ससुर पर पड़ी, जो बाहर लॉन से वापस लौटकर अपने कमरे में जा रहे थे। मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देखते हुए कहने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपना ख्याल रखा करो। उनका ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझसे इस तरह की कोई बात कह सकते हैं। मैं घबराकर फौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। दीदी ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और वह कमरे से नहीं निकलते, तो फिर वो इतनी रात को लॉन में क्या कर रहे थे? ये बात बहुत ही अजीब थी। मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। रोशनदान पर जो था वो मेरा वहम था या हकीकत? कोई मुझे देख रहा था, कहीं वो दीदी के ससुर तो नहीं थे? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरी सारी रात आंखों ही आंखों में गुजर गई थी। अगले दिन सुबह जीजा ऑफिस जाते हुए कहने लगे, रूपा, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार ले जाऊंगा, तुम शाम को तैयार रहना। ये कहते कहते अचानक ही करीब आकर उन्होंने मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके इस अंदाज पर मैं चौंक गई। दीदी भी पीछे ही खड़ी थी, कहने लगी, कैलाश तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप फिक्र ना करें, मैं कैलाश भाई का ख्याल रखूंगी। शाम को मैं अच्छी तरह तैयार हो गई तो कैलाश भाई मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने दीदी से कहीं ज़्यादा मेरे लिए शॉपिंग कर ली थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी ये खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उस रात मैं बहुत थक कर घर लौटी थी और खाना खाते ही अपने कमरे में जाकर बेखबर सो गई। आधी रात को अचानक ही लाइट चली गई और गर्मी के एहसास से मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बिस्तर पर कोई मौजूद हो। कमरे में अंधेरा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और फिर अचानक ही मेरे कोई करीब आना शुरू कर दिया। मेरा दम घुटने लगा था, मैं चीख भी नहीं सकती थी। लेकिन जब मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला है, तो मैंने अपनी पूरी जान लगाकर जोर से धक्का दिया। उसे शायद मुझसे इस धक्के की उम्मीद नहीं थी। वो एकदम ही पीछे हटा तो मैं भागकर कमरे से निकल गई। मुझे अब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं दीवार के सहारे दीदी के कमरे में पहुंची। वहां जाकर मैंने दीदी को आवाज दी तो वो कहने लगी, रूपा, तुम परेशान ना हो, कैलाश अभी अभी लाइट देखने के लिए गए हैं। अक्सर हमारे घर की लाइट कट जाती है, कैलाश जल्दी ठीक कर देंगे। दीदी ने अपने मोबाइल फोन का टॉर्च जला दिया था। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं दीदी के पास ही बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। वो कहने लगी, तुम भी बहुत पागल हो, जरा सी अंधेरे से घबरा गई हो, मेरा ख्याल कैसे रखोगी? दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे कमरे में कोई मौजूद था इसलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसने लगी। कैलाश मेरे साथ मेरे कमरे में थे और मेरे ससुर तो कमरे से निकलते ही नहीं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो और कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि मैं दीदी को किस तरह से यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में कोई मौजूद था, लेकिन वो कौन हो सकता है, यह बात मुझे समझ नहीं आई। अगर कैलाश भाई दीदी के साथ थे तो फिर मेरे कमरे में कौन था? पहले रोशनदान पर पड़ने वाला नजर और अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास से मैं पूरा डर गई थी। मेरे दिमाग में रह रहकर दीदी के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके कैलाश भाई कमरे में आए। वो मुझे देखकर कहने लगे, देखा पारो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अंधेरे से घबरा जाएगी, तुम इसके पास चले जाओ। दीदी जीजा से कहने लगी, बहुत अंधेरा था, मैं अगर गिर पड़ जाती तो? मुझे क्या मालूम था ये इतना डर जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ और अब अपने कमरे में जाकर सोती हूँ। मैं दीदी को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे मना किया था कि डॉक्टर ने दीदी को टेंशन देने के लिए मना किया है।
मैं डरते डरते वापस अपने कमरे में आ गई थी और दरवाज़ा लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे नहीं आ रही। मैं सोच रही थी कि किसी न किसी बहाने से घर वापस लौट जाऊं। जो भी था, यह मेरा वहम नहीं था। इस बात का मुझे अच्छी तरह यकीन हो गया था। कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन कैलाश भाई किसी काम से थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त ऑफिस से घर लौट कर आए। उस वक्त दीदी दवाई खाकर अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। कैलाश भाई किचन में ही चले आए और मुझे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुझे उनसे इस व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर खुद को उनसे छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज़ मेरे गले में ही दम तोड़ गई थी और मैं कुछ कह भी नहीं सक रही थी। मगर कैलाश ने तो मुझे छोड़ने की बजाय और कस के पकड़ लिया और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुमसे नज़र हटाने का दिल नहीं करता। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को उनसे छुड़वाया और किचन से बाहर भागने लगी तो कैलाश कहने लगे कि तुम नहाते हुए भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो है। जीजा के यह शब्द से मेरी सांस रुक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर घटिया इंसान होंगे। मैंने रोते हुए जीजा को देखा तो वो कहने लगे, मैं बस प्यार मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ। जैसे ही जीजा ने मेरी तरफ कदम बढ़ाया, मैं भागते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद को लॉक कर लिया। मैं डर से कांप रही थी। मैंने जीजा का जो रूप आज देखा था, उससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं तो उन्हें भाई की तरह समझती थी, लेकिन वो तो मेरी इज्जत के दुश्मन निकले थे। पता नहीं कैसे कब उनकी नज़र मुझ पर थी और मैंने गौर भी नहीं किया था। कैलाश भाई बस कुछ वक्त के लिए ऑफिस से घर आए थे, इसलिए वो वापस चले गए थे और मैंने सोच लिया था कि अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकने वाली। शाम के वक्त जब दीदी अपने कमरे से उठकर मेरे पास आई तो उस वक्त तक मेरी आंखें रो रो कर सूख चुकी थी। वो परेशानी से पूछने लगी कि क्या हुआ है, किस बात से तुम इतना रो रही हो। मैंने दीदी से सच छुपाया क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं जीजा के बारे में इतनी बड़ी बात बताऊं। मैंने रोते हुए कह दिया कि मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी ने मुझे गले लगाया और कहने लगी, इतना जरा सी बात पर तुमने रो रो कर आंखें सुलझा ली हैं। तुम फिक्र ना करो, शाम में ही मैं कैलाश के साथ तुम्हें वापस भेज देती हूँ। जीजा के साथ एक शहर से दूसरे शहर सफ़र का सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने दीदी से कहा, पापा मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं पापा के साथ जाऊंगी। दीदी कहने लगी, ठीक है, अच्छी बात है, इस तरह मैं भी पापा से मुलाकात कर लूंगी। दीदी की बात सुनकर मैं खुश हो गई और दीदी जैसे ही मेरे पास से उठकर अपने कमरे में गई तो उनकी जोरदार चीख की आवाज़ आई। मैं फौरन दीदी के कमरे की तरफ भागी तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि दीदी बिस्तर के पास गिरी हुई थी और अपना पेट पकड़कर जोर जोर से चीख रही थी। मैंने दीदी को उठाकर बिस्तर पर लिटाया और बहुत देर तक उनके पास बैठी रही। उनकी हालत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीदी से कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी, रूपा तुम मुझे छोड़कर ना जाओ, मैं इस हालत में अकेली नहीं रह सकती। आज तो तुम थी जिसने आकर मुझे उठाया और मेरा ख्याल किया है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं और मेरा बच्चा ऐसे ही मर जाएंगे। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत मजबूरी में मैंने कुछ दिन रुकने का फैसला किया और दीदी से कहा कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपके साथ ही हूँ। मेरी बात सुनकर दीदी बहुत खुश हुई और मुझे गले से लगा लिया। जीजा भी वापस आ गए थे। दीदी ने उन्हें भी बताया कि गिरने की वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। यह सुनकर कैलाश भाई भी परेशान हो गए और मुझे कहने लगे कि अपने दीदी के लिए जूस बनाकर ले आओ। मैं किचन में जाकर सेब का जूस बना रही थी कि एक बार फिर कैलाश भाई किचन में आ गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैंने कैलाश भाई को धक्का दिया और गुस्से में कहा कि आपको शर्म नहीं आती? आपकी पत्नी की हालत इतनी खराब है और आप अपनी साली के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जीजा को मेरी बात का कोई असर ना हुआ और वो मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगे। मैं जोर जोर से चीखने लगी थी। मेरी आवाज़ पर दीदी आ गई। मैं इस कदर घबराई हुई थी कि दीदी की तबीयत का सोचे बिना ही मैंने उन्हें जीजा का सारा सच बता दिया। दीदी ने एक नज़र मुझ पर डाली और दूसरी नज़र जीजा पर और उससे कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो जो एक 15 साल की लड़की को भी काबू नहीं कर सकते। इसने पिछले एक हफ्ते से ही तुम्हें अकेले नचाया हुआ है और तुम अभी तक
कुछ नहीं कर पाए। दीदी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने हैरानी से दीदी से पूछा कि यह आप क्या कह रही हैं? दीदी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। हैरत से दीदी को देख रही थी। दीदी ने मुझे अपने पास बैठाया और मेरे बालों में हाथ फेरकर कहने लगी, देखो रूपा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं कैलाश का सारा सच जानती हूँ, लेकिन जो कुछ कैलाश तुमसे चाहता है वो तुम्हें करना ही होगा। मैं गुस्से में उठकर खड़ी हुई और मैंने दीदी से कहा कि यह आप कैसी बात कर रही हैं? क्या आप जानती हैं कि आपका पति मेरे साथ क्या करने आता है? वह मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे साथ गलत करना चाहता है। आप कैसे एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकती हैं जो कि आपके प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी बहन पर नजर जमाए बैठा है? वो आपको और आपके बच्चे को सारी जिंदगी क्या देगा? मेरी बात सुनकर दीदी कहने लगी, तुम्हें कैलाश के साथ वो सब कुछ करना ही होगा जो वो तुमसे चाहता है, वरना वो कभी बाप नहीं बन सकेगा। दीदी की बात सुनकर मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप पेट से हैं और जीजा बाप बनने वाले हैं। मेरी बात सुनकर तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम यहाँ आकर मुझे और कैलाश को एक बच्चा दे सको। कैलाश किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते थे, उन्हें अपना बच्चा चाहिए था और इसके लिए मेरे पास इससे ज़्यादा आसान रास्ता नहीं था। मैं किसी औरत को अपना सौतन बनाकर नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस काम के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगी। वैसे भी तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। मैं कैलाश से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम गर्भवती हो जाओ और कैलाश की ज़िंदगी में बच्चे की इस कमी को पूरा कर दो। मैं तो अब तक जीजा को अपना दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी बहन भी इस गंदे खेल में बराबर की हिस्सेदार थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी बहन ने मेरी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया था। मैंने अपनी बहन के आगे हाथ जोड़ दिया और उससे कहा कि मुझे घर वापस भेज दे, लेकिन मेरी बहन ने मेरी एक ना मानी और रात के अंधेरे में मुझे अपने पति के बिस्तर पर भेज दिया। मेरे पास बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो कैलाश मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे। उनका इल्ज़ाम भी मेरी किसी झूठे आशिक के नाम पर डाल देंगे और मैं सारी ज़िंदगी अपने मम्मी पापा को अपने किरदार की सफाई नहीं दे सकूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी बहन मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। मैं जानती थी कि मेरी बहन मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन कभी ये फ़र्क हम दोनों के बीच आएगा ये मेरे गुमान में भी नहीं था। मेरी बहन ने मुझे खींचते हुए कोने में ढकेलने की कोशिश की तो मैं खुद को छुड़वाने के लिए शोर शराबा करने लगी। मेरी बहन के ससुर कमरे से निकल आए। उन्होंने फौरन ही बीच में आकर मुझे मेरी बहन से छुड़वाया और मेरी बहन और अपने बेटे को धमकी दी कि अगर उन दोनों ने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो पुलिस को फ़ोन कर देंगे। जीजा गुस्से में अपने पापा के साथ बदतमीजी करने लगे, लेकिन उनके पापा किसी भी हाल में मुझे अकेला छोड़कर पीछे ना हटे और मेरी खातिर अपनों से झगड़ा करके मुझे अपने कमरे में ले गए। वो कहने लगे, बेटा, मुझे पहले दिन से ही शक था कि इन दोनों की नीयत गलत है। अगर मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ कुछ कहता तो शायद तुम कभी यकीन ना करती। अब जबकि तुम सच जान चुकी हो तो तुरंत अपने घर वापस लौट जाओ। यह दोनों इंसान नहीं बल्कि दरिंदे बन चुके हैं। शायद मुझसे अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैंने कैलाश जीजा के पापा के फ़ोन से ही अपने घर फ़ोन मिलाया और अपने पापा को सारी हकीकत बता दी। अगली सुबह मेरे पापा मुझे लेने आ गए। उन्होंने मेरी बात पर दीदी से हमेशा के लिए सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। पापा को इस बात पर बहुत अफसोस आ रहा था कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी और मैं सोच रही थी कि मेरी कौन सी अच्छाई मेरे काम आ गई जो कैलाश के पापा मेरी आवाज़ सुनकर मुझे बचाने आ गए। इस बात को कई साल गुजर गए हैं। हमारी दीदी के साथ हमारा कोई रिश्ता ना रहा, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि मेरी माँ ने मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी और मैंने एक गैर मर्द को अपना भाई समझकर बहुत बड़ी भूल की थी। मेरी बहन ने जो कुछ मेरे साथ किया वो बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन आज की दुनिया में यही सब कुछ हो रहा है, इसलिए हर कोई अपनी इज्जत को बचा कर रखे। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।